हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ सजेशन। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, त्वरण। क्या? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है देखते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं जी? वस्तु का त्वरण कहते हैं, ठीक। त्वरण बराबर होता है एक वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। इसको समझने के लिए एकदम आसान तरीका है। तो आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, बाइक स्कूटी वगैरह, तो उसमें एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर होता है ना। एक्सीलेटर का काम क्या होता है? या तो स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम करता है, मतलब वो आपके ऊपर है। आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये देखो ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे कर रहे हो तो स्पीड बढ़ता है, और ऐसे करते हो तो स्पीड कम होता है ना, ठीक है जी। मतलब जो एक्सीलेटर है वो वेलोसिटी को या तो बढ़ाता है या तो कम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंजेस का काम कर रहे हैं, वो वेग में परिवर्तन का काम कर रहे हैं। एक्सीलेटर क्या कर रहे हैं भैया? वेग में परिवर्तन का काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है बात? तो एक्सीलरेशन के नाम पे ही उसका नाम क्या रखा गया है? एक्सीलेटर रखा गया है। एक्सीलेटर, बात समझ जा रहा है? वो एक्सीलेटर क्या करता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है मतलब वेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है। एक्सीलेटर क्या करता है भैया? वेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, इसलिए उसको एक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक। तो सिंपल सा याद रखना है, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक। इसका ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं। ऐसा ही मात्रक, तो वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? मतलब वेग का मात्रक क्या होगा जी? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड, ठीक। अब देखिए, मीटर के बटे में सेकंड है और सेकंड के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। बात समझ आ रहा है? ठीक। अब ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, तो भिन्न को भिन्न से भाग देते हो तो नीचे वाला भिन्न क्या होता है? पलट जाता है। दूसरा वाला भिन्न क्या होता है? पलट जाता है। तो ये अपने को मिलेगा मीटर पर सेकंड गुणित सेकंड बटे 1 है, वो क्या हो जाएगा? 1 बटे सेकंड। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक। तो इसका फाइनली ऐसा ही मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा भैया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं विमीय सूत्र की। किसकी बात करता हूं भैया? विमीय सूत्र। अब देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर किसका मात्रक है? लेंथ का। लेंथ का मात्रक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? L अपॉन सेकेंड किसका मात्रक है? टाइम का, तो यहाँ पे लिख दिया t का स्क्वायर, ठीक है। अब जो अपॉन में है उसको ऊपर ले जाता हूँ तो पावर क्या हो जाता है? माइनस, घात ऋणात्मक हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? LT-2। LT-2। अब यहाँ पे मास प्रेजेंट नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इसलिए मास को क्या ले लूँगा? 0। मास को क्या ले लूँगा जी? 0। ये क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो ये हो गया त्वरण, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण 2 टाइप के होते हैं। त्वरण कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है धनात्मक त्वरण, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। मतलब एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। अब धनात्मक त्वरण किसको बोलेंगे? जब समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो? बढ़ जाए, तो उसके त्वरण को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक त्वरण, ठीक है जी। ये देखो लिखा है, जब समय के साथ वस्तु के वेग में क्या हो? वृद्धि हो, तो उसके त्वरण को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक त्वरण बोलते हैं। क्लियर हो रहा है बात? ओके। और जब समय के साथ वस्तु के वेग में क्या हो? कमी हो। समय के साथ वस्तु के वेग में क्या हो? कमी हो, तो उसके त्वरण को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण। बात समझ आ रहा है?
इसमें क्या होगा, ये धनात्मक त्वरण में अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से क्या होगा, बड़ा होगा। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा होगा। और ये ऋणात्मक त्वरण में क्या होगा, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। जब अंतिम वेग ज़्यादा होगा प्रारंभिक वेग से तो क्या होगा, धनात्मक त्वरण, और अंतिम वेग कम होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। ऐसे भी आप याद रख सकते हो बेटा। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं मैं, ये हो गया धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। उसके बाद मैं बात करता हूं एक समान त्वरण की। किसकी बात करता हूं, एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण किसको बोलेंगे, जब समान समय में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो। जब समान समय में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसके त्वरण को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जब समान समय में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसके त्वरण को हम बोलते हैं एक समान त्वरण, तथा उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान त्वरित गति कहलाती है। तथा वस्तु की जो गति है वो क्या कहलाती है, एक समान त्वरित गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसका हर एक घंटा में स्पीड बढ़ता है, हर एक घंटा में स्पीड बढ़ता है। देखो पहले घंटे में ना, फर्स्ट घंटे में, पहले घंटे में वो 40 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से बाइक को चलाता है, ठीक। अब दूसरे घंटे में, सेकेंड घंटे में उसका जो स्पीड है वो जाता है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तीसरा घंटा में उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फोर्थ घंटे में, मतलब चौथे घंटे में, फोर्थ आवर में उसका जो स्पीड है वो हो जाता है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए एक एक घंटे में उसका जो स्पीड है कितना बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है। यहाँ 40 में जोड़ा 5, 45 आया, फिर 45 में 5 जोड़ा 50 आया, 50 में 5 जोड़ा 55 आया। मतलब एक एक घंटे में उसका स्पीड कितना बढ़ रहा है जी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में उसका त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण कहलाएगा दोस्त। और उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान त्वरित गति। उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान त्वरित गति। बात समझ आया क्या? ये एक एग्जाम्पल है बॉस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर ना? तो समझ आ गया एक समान त्वरण क्या होता है। जब समान समय में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, तथा वस्तु की गति क्या कहलाती है, एक समान त्वरित गति कहलाती है। ओके, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक समान त्वरित गति में गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति में गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण है, याद रखना है। गति के 3 समीकरण है। गति के समीकरण कितने ठोक हैं, 3 ठोक। फर्स्ट, v = u + at, v = u + at। सेकेंड, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। थर्ड है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। ठीक, जहां सबके बारे में जान लेते हैं कौन क्या है। जहां u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, u क्या है जी, वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक है। v मतलब होता है अंतिम वेग, v मतलब क्या होता है जी, अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग। उसके बाद s मतलब होता है वस्तु का विस्थापन, s क्या होता है, वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और जो a होता है वस्तु का त्वरण होता है, क्या, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और क्या बच गया आपका t मतलब समय, टाइम। ओके, क्लियर है। u मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v क्या है, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी।
ठीक है। एस मतलब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ए मतलब त्वरण एक्सीलरेशन और टी मतलब समय टाइम। ओके, तो ये गति के 3 समीकरण हैं, आपको याद रखना है। ठीक, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्लियर। अब हम तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति देखते हैं, इसको प्रूफ करना सीखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो पहला देखते हैं प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। प्रथम समीकरण की उत्पत्ति, माना, हम बोलते हैं माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, u से गतिशील है। ठीक, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तथा उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है। कितना उत्पन्न होता है? a त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है जी, सिंपल सा। हमने क्या बोला? पहला समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या आ रहा है? v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है और t आ रहा है। तो चारों के बारे में बात कर दिया, बोल दिया कि मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। ठीक, जिससे उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है? a त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अब परिवर्तन निकालना है तो हम क्या करेंगे? अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना? क्लियर है। मान लो आप पिछले साल 40 किलो के थे और इस साल 50 किलो के हो, तो आपके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ? 10 किलो का, मतलब 10 किलो बढ़ गया ना। कैसे निकाले? 50 में 40 को घटाए तब 10 आया। बात समझ आ रहा है? तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम में प्रारंभिक को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिख दो, तो v माइनस यू। लाइन क्लियर है क्या? समय के जगह लिख दिया t, ठीक, त्वरण के जगह आ गया a। ठीक है बेटा, अब तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t ऊपर चले जाएगा, तो a इंटू टी मिलेगा। ये हो गया v माइनस यू। क्लियर? यहाँ पे क्या मिल गया आपको? at इक्वल टू वी माइनस यू। यू को पक्षांतर कर दो तो at प्लस यू आएगा इक्वल टू v। ठीक है, इसी को जमा के लिख दीजिए, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का क्या है भैया? प्रथम समीकरण है। बोलो ओके है क्या? इतना दिख रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है, यही गति का प्रथम समीकरण है। तो प्रथम समीकरण की उत्पत्ति हो गई। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड समीकरण को। अब करने जा रहे हैं द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति। ठीक, तो द्वितीय समीकरण में क्या क्या होता है भैया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? तो हम बोलते हैं, मान लो वस्तु का विस्थापन s हो, तब। ठीक, ध्यान से देखेंगे क्या करूंगा मैं। यहां पे भी स्टार्टिंग से बोल दो जी, पूरा एक बार फिर से बता देता हूं। क्या? मान लो वस्तु का प्रारंभिक वेग u, ठीक है, अंतिम वेग
v विस्थापन s तथा t समय में उत्पन्न त्वरण a है। t समय में उत्पन्न त्वरण a है। सिंपल भाषा में बोलना है भाई, जिस टर्म का यूज हो रहा है उस टर्म को ले लिया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो s को लिए, u को लिए, t को लिए, है ना, और a को ले लिए। अब v को अपन एक्स्ट्रा लिए हैं मान के चलो, ठीक है। क्यों लिए हैं अभी देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम जानते हैं औसत वेग। औसत वेग, औसत कैसे निकालते हैं जी? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत कैसे निकाला जाता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना। तो औसत वेग यहाँ पे दो ही टोक वेग हैं, u और v, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, u प्लस v आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने टोक हैं? 1 और 2, तो u प्लस v बाई 2। लाइन क्लियर हुआ क्या बेटा? औसत वेग इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, u प्लस v बाई 2। ओके, अब आप बोलोगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v के जगह ना मैं u प्लस ए टी रख दूंगा। ये u पहले से है उसको लिख दिया, v के जगह क्या रख रहा हूँ, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए u प्लस यू क्या हो जाएगा बेटा, 2u प्लस ए टी अपॉन 2। लाइन क्लियर है क्या? ठीक। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर देता हूं, तो ये मुझे मिला 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, है ना। अब इसको 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, u प्लस हाफ ए टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक, ये हो गया आपका औसत वेग। क्या हो गया बेटा? औसत वेग। यहां तक क्लियर हुआ क्या? देख लो, इतना क्लियर है क्या? ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। आप बोलोगे हम जानते हैं कि, ठीक है, इसके आगे का इस साइड बता रहा हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ठीक, तो विस्थापन के जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, s। विस्थापन के जगह s यूज कर रहा हूं, टाइम के जगह, कुल समयांतराल के जगह क्या यूज कर रहा हूं, t। ठीक, और औसत वेग हमने क्या निकाला देख लीजिए यहां से, u प्लस हाफ ए टी, u प्लस हाफ ए टी ना, ठीक है। इसको चाहो तो आप इक्वेशन दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस हाफ ए टी। क्लियर? तिर्यक गुणा किया तो t ऊपर आ जाएगा, तो t u प्लस हाफ ए टी इक्वल टू s, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे, t का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू s आ गया। तो s इक्वल टू जमा के लिख दिया, इसको इस साइड, इसको उस साइड लिख सकते हैं ना। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है। ये गति का क्या है भैया, द्वितीय समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण देना है, दो नहीं दोगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है जी, है ना। अपने सुविधा अनुसार काम करना है और अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ना हटा दिया, समीकरण नहीं दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2। इसको बोल दिया द्वितीय समीकरण को समीकरण 2। बात समझ आया क्या? ये आपका द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति हो गई भैया, देख लो अच्छे से, क्लियर है? ठीक, ये आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक, ओके। ये सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, ठीक। अब लास्ट देखते हैं गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति। तो स्टार्ट करते हैं गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से
क्या होता है भैया, v इक्वल टू क्या होता है जी, u प्लस ए टी होता है ना, v माइनस यू कर दिया, ठीक, इक्वल टू ए टी आया। a को ट्रांसफर करूंगा, मतलब a को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो नीचे में आ जाएगा नहीं, तो देख लो जी, a को इधर पक्षांतर किया तो v माइनस यू अपॉन ए आ गया इक्वल टू टी। मेरा बात समझ आया क्या, a को इधर पक्षांतर कर दिया तो ऐसे मिलेगा। अब इसी जमा के लिख दिया, t बराबर क्या भैया, v माइनस यू अपॉन ए, t इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। इसको नाम दे दीजिए 3 नंबर, क्या नाम दिया, 3 नंबर, ठीक। इतना ओके है, ठीक। अब हम बोलेंगे फिर से औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, ऐसा लिख सकते हो। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, ठीक है। और समय भी लिख दोगे चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। अब औसत वेग क्या निकलेगा, u प्लस v बाई 2, है नहीं जी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, u प्लस v बाई 2। कुल विस्थापन के जगह में क्या रख दिया, s, और इसके जगह कुल समयांतराल के जगह रख दिया t, क्लियर। अब तिर्यक गुणा किए तो हमको क्या मिला, इसको जमा के लिख रहा हूँ ना, u प्लस v है, इसको लिख दिया v प्लस यू बाई 2, पॉसिबल है ना, ठीक। और t को इधर ले आया इक्वल टू s, am I right, ओके। अब समीकरण 3 से इसमें मान रख देंगे, इसके आगे का इस साइड समझा रहा हूँ ना, ठीक है, ओके। तो समीकरण 3 से मान रखने पर देखो t के जगह, इस t के जगह क्या रख दूंगा, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, इसमें रख दूंगा तो क्या मिलेगा, v प्लस यू बटे 2, v माइनस यू बटे t, सॉरी a, v माइनस यू अपॉन a, ठीक है, t का वैल्यू है इक्वल टू में s, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इंटू कर लो, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से, तो 2 इंटू ए 2a इक्वल टू s, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, देखो तिर्यक गुना किया सबसे पहले, ये हो गया 2as, क्या हो गया 2as। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आया जी। अब पक्षांतर किया, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस यू स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह गति का तृतीय समीकरण है, यह गति का तृतीय समीकरण है, प्रूफ सिद्ध हो गया। तो गति के तीनों समीकरण हमने प्रूफ कर डाले, क्लियर है, ओके। किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है भाई, सबको दिख तो रहा है ना, ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।